नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज के इस फार्माकोलॉजी मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रोफेसर के तौर पर आज मैं आपको रीनल ड्रग्स यानी वृक्क औषधियों और मूत्रवर्धकों के बारे में सब कुछ एकदम सरल हिंदी में समझाने वाला हूं। हमारा लक्ष्य क्या है? आपकी आने वाली डी फार्मा और यूपीएसएसएससी परीक्षाओं में आपको बेहतरीन अंक दिलाना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस क्विक रिव्यू का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मूत्रवर्धक और मूत्रवर्धक रोधी दवाओं के अंतर से, फिर देखेंगे ये नेफ्रॉन में कहाँ काम करती हैं। मैं आपको अपनी फेवरेट मेमोरी ट्रिक भी दूंगा और आखिर में कुछ रैपिड फायर एमसीक्यूज और एग्जाम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो सीधे चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर और समझते हैं इन दोनों प्रमुख दवा वर्गों के बीच का बुनियादी अंतर। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। देखिए, मूत्रवर्धक यानी डायूरेटिक्स शरीर से अतिरिक्त पानी और सोडियम को बाहर निकालते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। वहीं दूसरी तरफ मूत्रवर्धक रोधी जैसे कि वासोप्रेसिन शरीर में पानी को रोक कर रखने का काम करते हैं। एग्जाम में ये सीधा पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब जरा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये दवाएं आखिर नेफ्रॉन में किस जगह पर अपना जादू चलाती हैं। हर दवा रीनल ट्यूब्यूल्स में एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर वार करती है। उदाहरण के लिए ये बात कभी मत भूलना कि फ्यूरोसिमाइड सीधे लूप ऑफ हेनले पर काम करता है और एसिटाजोलेमाइड का असर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पर होता है। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में ये बार बार आता है। अब इनकी ताकत पर ध्यान दें। फ्यूरोसेमाइड आपका हाई सीलिंग यानी सबसे शक्तिशाली मूत्रवर्धक है। क्यों? क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर पर बहुत ही जबरदस्त असर डालता है, जबकि एसिटाजोलामाइड इस लिस्ट में सबसे कमजोर दवा है। मुझे पता है इन सारे क्लासिफिकेशंस को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए अब मैं आपको एग्जाम हॉल के लिए अपनी सबसे फेवरेट सुपर मेमोरी ट्रिक देने वाला हूं। बस ये शब्द रट लीजिए, FHMSAD यानी FHM SAD। यहाँ हर एक अक्षर एक खास दवा और उसकी क्लास से जुड़ा है। F से फ्यूरोसिमाइड जो कि लूप है, H से हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, M से ऑस्मोटिक मैनेटॉल और ऐसे ही D से डेस्मोप्रेसिन तक। परीक्षा में ये ट्रिक आपका बहुत कीमती समय बचाएगी, लिख कर ले लीजिए। अब आते हैं उस जगह जहां एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। चलिए इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी निषेध को समझते हैं, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग के जाल में ना फंसें। इस अंतर को बहुत ध्यान से समझिए। लूप डायूरेटिक्स आपके शरीर से पोटेशियम को चुरा लेते हैं, जिससे हाइपोकैलेमिया हो जाता है। इसके एकदम उलट स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम को शरीर में ही जमा करता रहता है, जिससे खतरनाक हाइपरकैलेमिया हो सकता है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। इन बातों को गांठ बांध लीजिए। पल्मोनरी एडिमा के मरीज को भूलकर भी मैनेटॉल नहीं देना चाहिए, और अगर मरीज को सीवियर डिहाइड्रेशन यानी गंभीर निर्जलीकरण है तो फ्यूरोसेमाइड से हमेशा बचना चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। एग्जाम के तनाव में छात्र अक्सर 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहला, दवा के इस्तेमाल और उसके निषेध में कंफ्यूज होना। दूसरा, पोटेशियम लेवल में हाइपो और हाइपर को मिक्स कर देना। और तीसरा, दवा देने का रूट यानी मार्ग भूल जाना। आपको इन तीनों गलतियों से बचना है। चलिए अब समय आ गया है एक रैपिड फायर फ्लैश कार्ड क्विज का। देखते हैं लास्ट मिनट एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कैसी है। सवाल को एकदम ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सी दवा शरीर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली डायूरेटिक प्रभाव पैदा करती है? बिल्कुल सही सोचा आपने, फ्यूरोसेमाइड। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ये लूप ऑफ हेनली में ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करता है और इसी वजह से ये इस लिस्ट की हाईएस्ट सीलिंग ड्रग है। अब मैनेटॉल के ऑस्मोटिक दबाव वाले मैकेनिज्म को याद कीजिए। दिमाग की सूजन यानी सेरेब्रल एडीमा को कम करने के लिए इसे शरीर में कैसे जाना चाहिए? सही जवाब है आईवी इन्फ्यूजन, क्योंकि यह मौखिक रूप से या ओरली बहुत ही खराब तरीके से एब्जॉर्ब होता है और हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर को तुरंत कम करने के लिए इसे सीधे नसों में ही देना पड़ता है। गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं मूत्रवर्धक रोधी दवाओं की तरफ। बताइए, डेस्मोप्रेसिन का सबसे मुख्य क्लिनिकल इस्तेमाल किस बीमारी में होता है? एकदम सही, डायबिटीज इंसिपिडस। ये V2 रिसेप्टर्स पर काम करके पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का बहुत ही शानदार काम करता है। आइए अब इस मास्टर क्लास को कुछ एक्सपर्ट टाइम मैनेजमेंट और गलत विकल्पों को छांटने की रणनीतियों के साथ खत्म करते हैं। नेगेटिव मार्किंग से बचने और समय बचाने की निंजा टेक्निक सुनिए। जैसे ही मैनिटॉल दिखे, उसके लिए ओरल वाले ऑप्शंस तुरंत काट दीजिए।
और हाँ, सवाल में हमेशा डबल चेक करें कि उन्होंने हाइपोकैलीमिया पूछा है या हाइपरकैलीमिया। बस इतनी सी सावधानी आपको कई नंबर दिला सकती है। इस फाइनल समरी टेबल का अपने दिमाग में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ फ्यूरोसेमाइड की 20 से 80 मिलीग्राम जैसी महत्वपूर्ण डोज भी याद रखें। ये वो हाई यील्ड वन लाइनर्स हैं जो आपको परीक्षा के पेपर में पक्का देखने को मिलेंगे। जाते जाते मैं आपको इस प्रोवोकेटिव क्लिनिकल पहेली के साथ छोड़कर जा रहा हूं, ताकि एग्जाम से पहले दवा के निषेध को लेकर आपकी असली समझ का टेस्ट हो सके। इसके बारे में जरूर सोचिएगा, मन लगाकर पढ़ते रहिए। और आज के इस मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।